तो इस क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फेडरेशन फॉर्म होने का बैकग्राउंड जो होता है वो अलग अलग होता है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। इसलिए सारे फेडरेशन में जो पावर का बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो वेरी करता है, वो अलग अलग होता है। तो पूरे वर्ल्ड के अगर फेडरेशन के बैकग्राउंड को देखा जाए तो आप देखेंगे कि फेडरेशन से दो तरीके से बनते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरे को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो मतलब क्या हुआ इसका? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या हुआ है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या हुआ? तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब एक एग्रीमेंट के तहत अपने सिक्योरिटी को, अपने यूनिटी और इंटेग्रिटी को बढ़ाने के लिए आपस में एक समझौता के तहत मिलते हैं, तो ये एग्रीमेंट के आधार पर बना हुआ फेडरेशन जो होता है उसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये कभी 13 कॉलोनीज हुआ करता था ब्रिटेन का, है ना। तो चलिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, और इसके बाद वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया साथ साथ रहने का, तब क्या बना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। और जैसे स्विट्जरलैंड है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, तो ये एक एग्रीमेंट, पहले से बने हुए एग्रीमेंट के आधार पर कंबाइन हुए हैं। तो ऐसे फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो याद करने वाला चीज़ है, जो जानने वाला चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उसके बीच में पावर का बंटवारा इक्वली होता है। सारे स्टेट्स के बीच में पावर का बंटवारा जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और स्टेट गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होता है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है, मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब सिटीजन है। दिस इज कॉल्ड डुअल सिटीजनशिप। एक ही आदमी अपने प्रोविंस का, अपने स्टेट का सिटीजन होता है और फिर अपने कंट्री का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? पहले से एक बहुत बड़ा देश अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने रूल्स रेगुलेशन को इजी करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए वहाँ पर वो क्या करता है? अपने को स्टेट्स में बांट लेता है ना, और तब जाकर के स्टेट्स के बीच में पावर का बंटवारा होता है। मतलब जब एक बड़ा सा देश खुद ये डिसाइड करता है कि हमको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में, तो क्या करता है? वो स्टेट क्रिएट करता है, क्योंकि सारे देश का, उतने बड़े देश का शासन एक जगह से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या करता है? अपने को छोटे यूनिट्स में बांटता है, मतलब स्टेट्स में बांटता है, और फिर उनको पावर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरीके से यदि एक बड़ा देश अपने को छोटे छोटे यूनिट में बांटता है तो उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। तो होल्डिंग फेडरेशन टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल भी बहुत सारा है। उसमें आपका इंडिया सबसे पहले है, इसके बाद आपका बेल्जियम है जो पढ़े ही हैं हम लोग, स्पेन है। यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब एक देश ने पहले डिसाइड किया कि हमको अपने पावर का बंटवारा करना है, अपने पावर का बंटवारा करना है। तो इस तरीके से वो क्या किया? अपने पावर को बांट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मतलब यहाँ पर है। जैसे ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली एक होता है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक है। आर्टिकल 370 और 35A के मुताबिक, है ना, जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड कर दिया गया। आर्टिकल 370 को, 35A को सस्पेंड कर दिया गया। तो भारत के पास में अब क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पूरे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा होने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पर सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, सारे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लेंथीएस्ट है। दूसरा बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पावर का जो बंटवारा होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ज़्यादा पावर दे रही है और किसको कम पावर दे रही है। एज़ फॉर एग्जांपल, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, बहुत सारे स्टेट को हमारे यहाँ स्पेशल स्टेटस है,
है ना। तो सबके बीच में पावर का एक समान बंटवारा नहीं होता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन प्लेस ऑफ डुअल सिटीजन हेयर यू फाइंड सिंगल सिटीजनशिप। आप बिहार के सिटीजन नहीं हैं, या कोई उत्तर प्रदेश का सिटीजन नहीं है, कोई मध्य प्रदेश का सिटीजन नहीं है, दे आर ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब सिंगल सिटीजनशिप होता है। और स्टेट अपने मामले में इंडिपेंडेंट है। तो हमारे फेडरेशन को एक्चुअली फेडरेशन में भी अलग तरह का फेडरेशन कहा जाता है, हमारे फेडरेशन को क्वासी फेडरेशन कहा जाता है, क्योंकि इस फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोइंगली जो है ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। क्योंकि जिस समय में हमारे देश का फॉर्मेशन हुआ, जिस समय भारत को आज़ादी मिली, पाकिस्तान इससे अलग हो गया, तो यहाँ पर डिवीज़न का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा था, प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा थे। उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहना चाहते थे। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, देश को यूनाइट रखने के लिए हमारे देश में ये सोचा गया, हमारे फ्रेमर ने ये सोचा कि नहीं ठीक है फेडरेशन होगा, लेकिन इस फेडरेशन में जो है ज़्यादा पावर किसको दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है ना, यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दिया गया है, ताकि वो देश में कोई भी जो संभावित विभाजन की संभावना होगी उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर ज़्यादा पावर दे करके इसको हम लोग क्वासी फेडरेशन कहते हैं। अब ये है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो जो पिछले क्लास में हम लोग 7 फीचर्स के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि भारत, हमारा देश जो है वो सारे मतलब क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। तो इसी कारण से भारत एक फेडरल कंट्री है। लेकिन फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या ऐसा कंडीशन है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि भारत एक फेडरल कंट्री है ना। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल के द्वारा पावर को बांटा गया है, पावर्स आर डिवाइडेड। उसके लिए 3 लिस्ट्स प्रोवाइडेड है, 3 लिस्ट्स आर प्रोवाइडेड। एक लिस्ट को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे लिस्ट को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में उन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है। एज़ फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम जैसे दे सकते हैं आपको, रेलवे का एग्जांपल दे सकते हैं, फॉरेन अफेयर का दे सकते हैं, डिफेंस का दे सकते हैं, बैंकिंग का दे सकते हैं, कम्युनिकेशन का दे सकते हैं, करेंसी का दे सकते हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आपको यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत है पूरे देश के लिए, और ये लिस्ट सबसे बड़ा भी है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट इज दैट लिस्ट in which those subjects are included in which uniform laws are required and these all things are kept under union list, जहाँ पर केवल गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा लिस्ट जो है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। जो रीजनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, जो रीजनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग स्टेट लिस्ट में रखते हैं। एज फॉर एग्जांपल इसमें भी आप दे सकते हैं, आपका जैसे हो गया पुलिस हो गया जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये तमाम चीज़ जो रीजन से जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर एरिया से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग रीजनल इंपॉर्टेंस का मानते हुए उसको हमने स्टेट लिस्ट में रखा है। तीसरा जो लिस्ट है, ऐसा लिस्ट है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट में उन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिस पर दोनों गवर्नमेंट के द्वारा यूनिफॉर्म मतलब लॉ की ज़रूरत होती है, दोनों सरकार जो है उस पर कानून बनाती है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे जैसे मैरिज हो गया, जैसे एडॉप्शन हो गया, जैसे सक्सेशन हो गया, इन तमाम चीज़ों पर दोनों सरकारों के द्वारा कानून बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या रख दिया गया है कि अगर मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है उस कानून को डोमिनेंस मिलेगा ओवर द लॉ पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा 3 लिस्ट तो है ही, इसके अलावा एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का मतलब हुआ जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे तो जो थे ही नहीं। जैसे उस समय मान लीजिए आईटी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, है ना। तो इन सारे चीज़ों का क्या किया जाए, तो उनके लिए क्या कर दिया गया है, एक अलग है जिसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ रेसिडुअरी पावर मतलब दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड आइदर इन द 3 लिस्ट्स, तो दे ऑल आर केप्ट अंडर रेसिडुअरी सब्जेक्ट, और रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे यहाँ दिया गया है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत चूँकि
किसका एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। इसलिए हमारे यहाँ सारे स्टेट्स को एक जैसा पावर नहीं दिया गया है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिस स्टेट को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। जैसे आर्टिकल 371 के तहत जो आपका असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इसको स्पेशल पावर दिया गया है ना। और इससे पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि आर्टिकल 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तक अलग कर दिया गया था। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर का स्टेटस ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का नहीं होता है। ये तो स्टेट की बात हुई। हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको हम स्टेट का दर्जा अभी तक नहीं दिए हैं, या स्टेट का दर्जा उसको नहीं दिया जा सकता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार है आपका, हाँ, दादरा एंड दमन है आपका, इसके बाद आपका लक्षद्वीप है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है कम्प्लीटली किसके अंडर में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो ध्यान में ये बात रखने का है यहाँ पर कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें कोर्ट, जहाँ पर भी फेडरेशन है वहाँ पर कोर्ट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोर्ट प्लेज एज अ रोल ऑफ अंपायर। द जुडिशियरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। कोर्ट का काम ये होता है देखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लिस्ट पर सही ढंग से कानून बना रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन है उस पर? क्योंकि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार, एक्सप्लेन करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को दिया गया है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर मान लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई खींचातानी होती है, तो जो जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आएगा दैट विल बी मीन प्रिवेल, वही जो है प्रिवेल करेगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी द गवर्नमेंटल एंड देयर गवर्नमेंट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू देम। तो सबका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्लियर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसको किस सोर्स से इनकम आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा, लोकल गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा, सारा चीज़ क्लियर किया हुआ है ताकि जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करने का, वो उन पैसों की मदद से, उस रेवेन्यू की मदद से जो है उन चीज़ों को वो पूरा कर सके। तो इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। और इंडिया फेडरल कंट्री इसलिए नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के सारे फीचर्स हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसका रियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड किया है हमारे देश के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे। क्योंकि ब्रिटिश जब यहाँ रूल कर रहे थे उसी समय से धीरे धीरे ही सही लेकिन डेमोक्रेटिक पैटर्न आना शुरू हो गया था। ग्रेजुअली हमारे देश के लोग उसके प्रति अडेप्ट होते चले गए। उन्होंने ये समझा कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना हम सदियों से जानते हैं। पहला कारण ये रहा है। दूसरा कारण कि एक स्पिरिट, जो अभी जस्ट हमने बात किया कि भारत में अनेक भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अनेक जगह पर रहने वाले लोग हैं, हाँ, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका कस्टम अलग है। तो हम लोगों ने सब दिन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना ये हमारे देश के मूल मंत्र में शामिल है। इसके बाद डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और एक सेंस होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने ही कम्युनिटी के लोगों को देखना चाहते हैं, लेकिन भारत का जो जनरेशन है या भारत के जो लोग हैं उनका शुरू से ये टेंडेंसी रहा कि हम किस तरीके से एक बन करके रहें। ऑल दो डाइवर्सिटीज़ आर देयर, बट इन डाइवर्सिटीज़ के बीच में हम कैसे अपने आप में यूनिटी मेंटेन करें। तो एक इसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। सबको मर्ज करना, क्योंकि स्टेट्स का साइज जो था या तो बहुत बड़ा था, प्रिंसली स्टेट्स, कुछ प्रिंसली स्टेट स्टेट के बराबर था, कुछ का साइज जो था जस्ट डिस्ट्रिक्ट के बराबर था, उनको मर्ज करना फिर उनके लिए स्टेट क्रिएट करना, ये एक प्रॉब्लम था। हमारे लीडर्स बड़े डरे हुए थे कि भाई क्या किया जाए, इसमें कौन सा टेक्निक अप्लाई किया जाए, कैसे करके स्टेट को क्रिएट किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि लिंग्विस्टिक के आधार पर जो है हम लोग स्टेट बना सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं किसको है? अ स्टेट विच इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, है ना। एक पर्टिकुलर स्टेट को उस आधार पर बनाया जाना कि वहाँ के लोग मेजॉरिटी में किस लैंग्वेज को बोलते हैं, ऐसे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं।
तो लिंग्विस्टिक स्टेट का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर पूछा जाए तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। मैं पहले भी बताया हूँ, आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1953। लेकिन हमारे लीडर्स को इस बात को लेकर के मन में डर था, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी देश का पार्टीशन देखा था रिलीजन के आधार पर, वो डरते थे लैंग्वेज के आधार पर, है ना, बहुत दिनों तक वो डरते रहे। इसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ फैजल अली की लीडरशिप में। उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए। इसके बाद धीरे से लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। तो हमारे लीडर्स का जो डर था ना मन में कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने से डिवीज़न का टेंडेंसी बढ़ेगा देश में, वो एक्चुअली नहीं बढ़ा, है ना, बल्कि देश का फेडरल सिस्टम और भी मजबूत हुआ। तो हमारे फेडरलिज्म सिस्टम को मतलब प्रैक्टिस करने में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। वी हैव क्रिएटेड सो मेनी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हालांकि केवल यही आधार नहीं है, हमने इथनिसिटी के आधार पर भी स्टेट्स क्रिएट किया है, हमने ज्योग्राफिकल मतलब बैकग्राउंड पर भी जो है स्टेट्स का क्रिएशन किया है। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल।